नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोहित में। दोस्तों, हमारी भूगोल की श्रृंखला चल रही है जिसमें मैंने 7 से 8 वीडियो डाल रखे हैं और वो श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। उसके साथ साथ मैथ के भी वीडियो बनेंगे, ठीक है। यानी जो भूगोल चल रहा है, भारतीय भूगोल चल रहा है, वो कंटिन्यू चलेगा जब तक कि पूरा खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मैथ्स का भी वीडियो बनेगा, ठीक। ये वीडियो जो मैथ्स के बनेंगे ये खासकर यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट स्टूडेंट के लिए है, जो विद्यार्थी जिनका मैथ्स से दूर दूर वास्ता नहीं रहा है ना, यानी कि जो आर्ट ग्रुप के थे उनकी मैथ्स कमज़ोर है। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है और मैं वादा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा जिससे कि आपको टेट और सुपर टेट में काफ़ी अच्छा महसूस करें, काफ़ी अच्छा आपका स्कोर मैथ में बने। भूगोल की श्रृंखला चल रही है, आप उसको जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें। अगर हमारा चैनल और हमारा पढ़ाई अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक। तो आज स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति, यानी पहला चैप्टर हमारा होता है कौन सा, संख्या पद्धति, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक। नंबर सिस्टम में सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी कि सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र मतलब दो संख्याओं का मिश्र, है ना। तो उसमें हो गई a प्लस आई, ये क्या होता है सम्मिश्र संख्या, a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई, ठीक। तो a प्लस आई बी, तो जो a हो गया आपका, ये हो गया वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और आई बी हो गया आपका इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। यानी ये हो गया रियल नंबर और ये हो गया आपका काल्पनिक नंबर, यानी जिसके साथ आई लगा है वो आपका काल्पनिक नंबर हो गया और बाकी का ये पार्ट जो हो गया वो वास्तविक संख्या हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं काल्पनिक संख्या की। किसकी बात करते हैं, काल्पनिक संख्या की, यानी कि जो आई है, ठीक। इस आई यानी कि आई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यानी जो आई की वैल्यू होती है, ठीक है, आई की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है। कितनी होती है, √-1, याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और ये कैसा है हमारा इमेजिनरी, इसको हम ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि हमारा √1 होता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, लेकिन √-1 है, ठीक। अब हम निकालते हैं आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर बराबर होता है -1, क्योंकि जब इसका स्क्वायर कटेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो आंसर आएगा -1। यदि हम आई क्यूब निकालेंगे तो इसको लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मान -1 इंटू आई यानी कि -i, तो आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी -i, और आई पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1, यानी आई पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब यदि आपको इतना नोट कर लेना, इसके बाद कभी आपसे अगर पूछ दिया जाए, ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए कि आई की पावर 72 की वैल्यू निकालनी है, कितनी निकालनी है, आई पावर 72 का वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है, तो आई पे पावर 4 यानी कि 4 का इसमें कर देंगे डिवाइड, ठीक। तो 4 × 4 बच गया 3, हो गया 32, 4 × 8 32, मतलब 18 × 72, पूरा हो गया। आई पावर 4 वैल्यू होती है 1, और 1 पे कितनी भी वैल्यू हो, 1 पे कितना भी पावर हो, कोई भी पावर हो, उसका मान कितना होता है 1, ठीक। यानी आई पावर 72 यानी आई पावर 4 पावर 18 लिखेंगे, क्योंकि पावर पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसलिए 18 × 72 हो गया, यानी कि आई पावर 4 वैल्यू 1 पावर 18 यानी कि 1। एक और देख लीजिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए आई की पावर 75 कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू पूछे, कितने पूछे, तो आप क्या करेंगे, आई की पावर 4 यानी 4 का इसमें डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, बचेगा 3, हो गया 35, है ना, और 4 से करेंगे जब हम तो कितना हो जाएगा 8, यानी 18 × 72, और बचेगा 3 यानी कि आई की पावर 3, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 पावर 18, और आई क्यूब मान होता है -i, आई पीछे बता चुका हूँ, तो इसका मान 1 हो गया, यानी कि आंसर कितना आ गया -i, कितना हो गया -i। इसको लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, अगर -i आंसर में तो -i सही, अगर नहीं है तो माइनस आगे और √-1। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू निकाल लेते हैं।
आप इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन करें। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम आपको बताएंगे। ये तो हमारी हो गई काल्पनिक संख्या की बात। क्या हो गई? काल्पनिक संख्या की बात। इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक, क्योंकि यहाँ पर लिखने के काम आ जाए। अब देखिए, बात होती है वास्तविक संख्या की। किसकी बात होती है? वास्तविक संख्या की बात होती है। तो वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं रियल नंबर। मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर वो रियल नंबर में ही आ जाता है, सिर्फ काल्पनिक को छोड़ करके। और काल्पनिक का बहुत कम प्रयोग भी होता है। जनरली जो भी नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर जो होता है वो -1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, √4 भी हो सकता है, 22/7 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, ठीक, 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। ये सारे रियल नंबर होते हैं, यानी कोई भी नंबर आप बोल सकते हैं, वो सबका क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा, इस रियल नंबर को दो भागों में बांट दिया। एक हो गया आपका रेशनल नंबर और दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। एक हो गया रेशनल, दूसरा हो गया आपका इरेशनल। अब इस रेशनल नंबर यानी कि एक हो गया परिमेय संख्या, एक हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक। तो इस परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांट दिया, एक फ्रैक्शनल और एक इंटीजर। एक फ्रैक्शनल और इंटीजर। फ्रैक्शनल का मतलब होता है भिन्नात्मक रूप, यानी कि भिन्न। भिन्न के कई टाइप होते हैं, बताएंगे आपको। इंटीजर इसको आई या जेड से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। अब इस इंटीजर को यानी हिंदी बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए। अंक कैसा होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए, वो इंटीजर होता है, यानी कि पॉजिटिव, निगेटिव हो, 0। तो पॉजिटिव यानी +3 -+2 कुछ भी हो, है ना, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा, लेकिन पूर्ण अंक होना चाहिए। निगेटिव और 0, 0 ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। अब इस पॉजिटिव को हमने बांट दिया नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। किसको? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। और इस प्राकृत संख्या को हम एक नंबर और बोलते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर। नोट कर लेना, हिंदू अरेबिक नंबर, ठीक। प्राकृत संख्या को हिंदू अरेबिक नंबर भी हम बोलते हैं। दूसरा है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तीसरा है इवन नंबर यानी कि सम संख्या। और चौथा है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। इसका प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा, एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मैंने आपको बता दिया, रियल पार्ट को यानी वास्तविक संख्या के बारे में बता दिया। उसको फिर दो भागों में बांटा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या के बारे में देखेंगे। परिमेय संख्या यानी कि वे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन Q ≠ 0, Q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। P/Q यानी Q ≠ 0। हमारा P 0 हो सकता है, मतलब अंश 0 हो सकता है, लेकिन हर 0 नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 0, 3, 9, यानी जैसे 3 लिखा है तो 3 के बटे में 1 लिख लिया हमने, P/Q हो गया। तो ये 3 भी हो सकता है, √4, क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक। √16 हो सकती है, 22/7 हो सकती है, ठीक, 22/7 हो सकती है। तो ये हमारे क्या हो गए? परिमेय संख्या हो गए, ठीक। बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। अब बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। किसकी करेंगे? अपरिमेय संख्याओं की। तो देखो, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यानी कि वे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं देख लो, एग्जाम्पल क्या होते हैं, यानी कि आपका अपरिमेय संख्या, इसकी वैल्यू क्लियर ना निकले, है ना, यानी कि √2, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 आगे डॉट तक होता है, ठीक। इसलिए √2 हमारा कैसा होगा? ये हमारा अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। इसके बाद √7 और पाई। उधर 22/7 और नोट कर लेना, परिमेय संख्या में 22/7 और नोट कर लेना। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन 22/7 क्या होता है? परिमेय होता है, लेकिन पाई अपरिमेय में काउंट होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 3.144 ऐसे लेते हैं। फिर ध्यान दो, साफ साफ पूछा जाता है, सबसे ज्यादा परिमेय अपरिमेय में यही पूछा जाता है कि
22/7 क्या है तो परिमेय है, और पाई क्या है तो अपरिमेय है। जैसे मैंने लिख दिया 1.54, इस पे बार लगा दिया तो ये 54 बढ़ता चला जाता है, यानी इसको बोलते हैं विंकुलम या वार। क्या बोलते हैं? विंकुलम या वार। ठीक, तो फिर से ध्यान दो, 0 और 22/7 दो, ये ध्यान रखो कैसे हैं, ये हमारे परिमेय हैं। कैसे हैं? परिमेय हैं। और पाई ये हमारा क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक, परिमेय अपरिमेय आप समझ में कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, दोबारा हम बता देंगे। ठीक, परिमेय और अपरिमेय। अब देखो, परिमेय हो गया और आपका हो गया है अपरिमेय। अब परिमेय को दो भागों में बांटा था, है ना, जो हमने पीछे आपको चार्ट पिछले वीडियो में बताया था, भिन्नात्मक। किसमें? भिन्नात्मक, है ना, यानी फ्रैक्शनल। किसमें? फ्रैक्शनल में। ठीक, यानी कि भिन्न, यानी कि अंश बटे हर। जैसे 3/5, 3 क्या हो गया? अंश, 5 क्या हो गया? हर। इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, यानी कि अंश बटे हर। अब जब भिन्न हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे भिन्न भी कई प्रकार की होती है। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इस टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, यानी कि भिन्न होती हैं, वो हम आपको बताएं। फिलहाल में भिन्न समझ लीजिएगा, अंश बटे हर। ठीक, ये हमारा होता है भिन्न। अब बात आती है आपकी नेक्स्ट, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इंटीजर को आई या जेड से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? आई या जेड से। कहीं कहीं आई या जेड कुछ भी लिखाओ, ठीक, इसको हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक का मतलब हुआ पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? पूर्णधन अंक, यानी कि अंक कैसा होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। मतलब 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, -2 हो, -4 हो, 0, ये हमारे पूर्णांक होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं। तो पूर्णांक की परिभाषा क्या होती है? वे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये आपकी नंबर लाइन हो गई, यहाँ पर 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2, -3, इधर आपका डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? ∞ तक। इधर 1, ये 2, ये 3, इधर +∞ तक जाएगा। तो ये होते हैं आपके निगेटिव इंटीजर। कैसे होते हैं? निगेटिव इंटीजर। और ये होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर। क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर आपके होते हैं। और 0 ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। 0 के इधर वाली संख्याएं माइनस में होती हैं और इधर वाली संख्याएं प्लस में होती हैं। अब आपको बता दें, जैसे -2 और 2 में क्या बड़ा है? तो 2 बड़ा है। ठीक, -1 और 1 में क्या बड़ा है? तो 1 बड़ा है। यानी पॉजिटिव की संख्याएं बड़ी होती हैं। और यदि कहीं लिख दिया जाए -2 और -3 में क्या बड़ा होगा? तो जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या को हम छोटा लेते हैं, और जो संख्या छोटी होती है उस संख्या को हम बड़ा लेते हैं। तो ये संख्या बड़ी है, तो ये संख्या कैसी हो गई? ये संख्या हमारी हो गई है छोटी, और ये हो गई है बड़ी। ये तो हमारी बात हो गई है इंटीजर की। किसकी बात हो गई? इंटीजर की, यानी कि पूर्णांक की बात हो गई। ठीक, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर की। किसकी? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसको हम हिंदू अरेबिक नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर। ध्यान रखना है, इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर भी इसको हम बोलते हैं। ठीक, यानी हिंदू अरेबिक नंबर या काउंटिंग नंबर भी इसको हम बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से होती है। 2, 3, 4 डॉट डॉट
यानी कि काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर यानी कि हिंदू अरेबिक नंबर यानी कि प्राकृत या प्राकृतिक संख्या है। तो क्या होगा 1 2 3 4 5। ठीक, अब हम बात करेंगे होल नंबर की। किसकी बात करेंगे? होल नंबर की। ठीक, होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। आप हिंदी में भी नोट कर लें, क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक, यानी कि 0 1 2 3 ऐसे आगे लिख देंगे, ये क्या होती है? होल नंबर होती है। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 और ऐड कर दिया जाए तो वो हमारी संख्याएं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक, अब होल नंबर और नेचुरल नंबर पर 2-3 प्रश्न बनते हैं। आप देख लीजिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं होती है। बात सत्य है। पूछा जाए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो सही सत्य है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। नंबर 2 पॉइंट डाल के लिखेंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें 0 भी काउंट हो गया ना, तो सारी तो नहीं हो पाई। अगर 0 ना हो तो हो पाएंगे, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। नंबर 3 पॉइंट डाल के लिखेंगे कि कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, बिल्कुल बात सही है। कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। जैसे हमने 2 3 ले लिया तो 2 3 इसमें है, तो कुछ पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक, अब बात करेंगे हम इवन नंबर की। किसकी बात करेंगे? इवन नंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इवन नंबर। ठीक, इवन नंबर को क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। ठीक, यानी कि 2 4 6 8 10 12। अब इनकी परिभाषा अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि वो संख्याएं जिसमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाए वो इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं होती हैं। तो जैसे मैंने मान लिया 16, 2 का भाग चला गया, 8 आ गया, ये हमारी कैसी है? सम संख्या। हमने 10 ले लिया, 2 का भाग, यानी किसी भी संख्या में 2 का भाग अगर पूर्णतः चला जाता है तो वो संख्या हमारी सम संख्या होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे विषम संख्या। किसकी? ऑड नंबर। ठीक है, यानी कि विषम संख्या है। ठीक, विषम संख्या है। तो इसकी स्टार्टिंग होती है 1 से। 1 3 5 7 9 11 13। ठीक, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी होगी विषम संख्या, यानी वे संख्याएं जो 2 से ना कटे वो विषम संख्याएं होती हैं। या यूं बोल सकते हैं कि काउंटिंग नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं में जो हम सम संख्या लेंगे बाकी की हमारी विषम संख्या हो जाती है। ठीक, अब देखो सम और विषम पे क्या प्रश्न बनते हैं कि क्या 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है? तो हमने ले लिया 2 + 4 कितना हो गया? 6। कोई संख्या ले लो, हमने 8 + 10 ले लिया 18। ये देखो कैसी हो गई? सम संख्याएं। तो आप पॉइंट डाल के नोट करके लिख लीजिएगा कि 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम ही होता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका कि क्या 2 सम संख्याओं का गुणनफल भी सम संख्या होता है? तो देखो 2 × 4 कर लिया 8 हो गया, 8 × 10 कर लिया 80 हो गया। 80 भी हमारा सम संख्या है और 8 भी हमारी सम संख्या है। तो आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि 2 सम संख्याओं का गुणनफल भी एक सम संख्या होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि क्या 2 सम संख्याओं का अंतर भी सम संख्या होता है? तो हमने माना 4 - 2 कितना आया? 2, और 10 - 8 कितना हो गया? 10 - 2, या 10 - 8 कुछ भी कर लो तो क्या हो गया? 2, है ना। ये हमारी क्या हुई? सम संख्याएं। तो 2 सम संख्याओं का अंतर भी सम संख्या होता है। 3 पॉइंट बन गए कि 2 सम संख्याओं का योग भी सम संख्या होता है, 2 सम संख्याओं का गुणनफल भी सम संख्या होता है, और 2 सम संख्याओं का अंतर भी सम संख्या होता है। अब बात करेंगे विषम संख्याओं की कि क्या 2 विषम संख्याओं का योग विषम संख्या होता है? तो 2 विषम संख्याएं ले ली हमने, 4 हो गया, 5 + 7 ले लिया 12 हो गया। ठीक है,
11 प्लस 13 कर लो तो कितना हो जाएगा 24। यानी कि दो विषम संख्याओं का योगफल भी सम संख्या होता है। दो विषम संख्या है, इनका योग एक सम संख्या ही होता है। अब देखिएगा इनका गुणनफल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इनका गुणनफल करेंगे कितना आएगा 3, इसका गुणनफल करेंगे, ठीक है 35, और इसका गुणनफल करेंगे, चलो 11 ले लो या 11 12 ले लो, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 11 11 1 12, 132 आया। तो गुणनफल देखो यहाँ पर हमारा सम हो गया, यहाँ तो विषम था, लेकिन ऐसा कहना जरूरी नहीं है कि सदैव हमेशा दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम कहाँ ली। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 5 और 7 ले ली हमने, 11 और 9 ले लो 99 हो गया, ये भी विषम हो गया। यानी कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल भी विषम संख्या होता है, लेकिन दो विषम संख्याओं का योग हमेशा और सदैव सम होता है, लेकिन गुणनफल विषम ही हुआ, गुणनफल विषम ही हुआ। देख लीजिएगा 5 × 15 है ना, 7 × 35, 11 × 99, 9 × 63 विषम ही होगा। और दो विषम संख्याओं का अंतर भी, जैसे मान लो ये ले लो, इनका अंतर कर लो तो 4 आ गया, ठीक। धन्यवाद।